मैं नमस्कार। मैं हरेराम यादव, बौद्ध विहार कौशाम्बी में अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने वाला है। ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कि इसी में कुछ लोगों ने बैठे हुए हैं, इनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। गं नमामि ओकाश बन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुव्रतवासील वेद में बन्ते द्वितीयंपि ओकाश बन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुव्रतवासील वेद में बन्ते तृतीयंपि ओकाश बन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुव्रतवासील वेद में बन्ते यं वहं वन्दमि तं वदेत बन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धश्च नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। राजकुमार जी को और दिनकर जी को पता लगा तो, लेकिन ज्योतिबा की जब बात है तो आपने मौका दिया तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। बाकी तो ये सब साथी, वरिष्ठ साथी बात रखेंगे। देखिए, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुले को इसलिए कहा जाता है, क्रांति का अर्थ होता है संपूर्ण सामाजिक बदलाव को दिशा दिखाने वाला। तो क्यों ज्योतिबा के लिए क्रांति ज्योति का शब्द इस्तेमाल होता है? थोड़ा इस पर सोचिएगा, उस पर बात रखिएगा। ज्योतिबा का जब जन्म होता है तो वो कौन से समय है? देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस समय में कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। आप सब वो उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो तारीखें याद रख लेते हैं कि 11 अप्रैल। तो लेकिन जब ज्योतिबा का पैदाइश हो रही है तो वो दौर कौन सा है? वो दौर है जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी है। दिल्ली सल्तनत मतलब मुग़ल सल्तनत। मराठाओं का प्रभाव, जब मैं मराठा बोल रहा हूँ तो इस याद रखना चाहिए कि इतिहास का एक दौर रहा है कि जब दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होने के दौरान मराठों का यहाँ प्रभाव बढ़ा था। वो प्रभाव भी कमज़ोर पड़ चुका है। राजनीतिक अस्थिरता, जिसे हम आज भारत कहते हैं, भारत तो 1947 के बाद बना ना, उससे पहले तो रियासतें थीं। तो बड़ी राजनीतिक अस्थिरता थी चारों तरफ, समाज में बड़ी उथल पुथल थी। 1827 में ज्योतिबा पैदा होते हैं और 90 तक लगभग 64 साल की ज़िंदगी जीते हैं। इस 64 साल में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटते हैं देश और दुनिया में, और उसका असर ज्योतिबा पे क्या पड़ता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तब हम उनको क्रांति ज्योति कहते हैं, ये समझ पाएंगे।
इसी दौरान 1857 का विद्रोह भी हुआ है, 1857। उस वक्त ज्योतिबा की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। सोचिए, मैं थोड़ा सा परिदृश्य आपके सामने रख रहा हूँ कि किस प्रक्रिया में ज्योतिबा बने। बंगाल के अंदर आज जिसे हम मद्रास कहते हैं, वहाँ महाराष्ट्र जिसे आज कहते हैं, इन इलाकों में अलग अलग विद्रोह हो चुके हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी और भारतीय सामंती ताकतों के खिलाफ भी। बड़ा अनरेस्ट है, समाज में बड़ा उलटफेर हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तकनीक बदल रही है। जैसे हम आज देखते हैं मोबाइल के आने से जीवन बदला है ना, तो उस दौर में भी तकनीक बदल रही है। और सबसे बड़ी बात, पूरे समाज की बहुत सारी मान्यताएं, पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं। अब वो मान्यताएं क्या थी, उनके तोड़ने में और नई मान्यताएं जिन्हें हम आज इस्तेमाल में ला रहे हैं, जो हमारे संविधान में, उनमें जो ज्योतिबा की भूमिका है, मैं उस पर बात रख रहा हूँ। ज्योतिबा जैसे एक आम धारणा है कि पेशवाई समाज के दौरान थे। पेशवाई कमज़ोर पड़ चुकी है। पेशवाई वो पेशवाई नहीं है जिसने शिवाजी की हत्या की थी, लेकिन पेशवाई सोच जिसे हम आज ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो एक नया रूप अख्तियार कर रहा है। वो क्या रूप अख्तियार कर रहा है? वो धीरे धीरे इस देश के जो शासक बन रहे हैं, याद रखिए 1857 से पहले इस देश के शासक अंग्रेज नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1858 में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया था, यानी कि ज्योतिबा जवान हो चुके हैं, ये समझ लीजिए। तो ये जो 30 वर्ष हैं 57 तक के, इस दौरान हो क्या रहा है कि जो इस देश की ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, जो इस देश की सामंतवादी शक्तियां हैं, जो इस देश की शोषण और उत्पीड़न करने वाली शक्तियां हैं, वो अपना रिश्ता विदेश से आए इन अंग्रेज़ों से मजबूत कर रहे हैं। ये अनायास नहीं है कि तिलक जैसे व्यक्ति ये कहते हैं कि आर्य विदेशी थे। इसकी राजनीति है। ये बहस ये नहीं थी कि कौन देश से आया कौन विदेश से आया, क्योंकि पूरे ज्योतिबा के साहित्य में सिर्फ 3 जगह नेटिव की या मूल निवासी की बात हुई है, बाकी हर जगह उन्होंने वंचित शोषित समुदाय की बात की। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, देखिए मैं इसे कह रहा हूँ, मान्यता क्या है कि हमारी लड़ाई किसी जाति या किसी वर्ण विशेष से। ज्योतिबा कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई शोषण की व्यवस्था से है। दोनों में फर्क है। जब आप शोषण से लड़ने खड़े होते हैं तो उसमें जो भी शोषक है उसको चिन्हित करके उससे लड़ते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। गुलामगिरी ये याद दिलाने के लिए लिखी गई कि कैसे हमारे मानसिक संरचना में ब्राह्मणवाद ने गुलामी की जंजीरें जकड़ी, उसको तोड़ने के लिए लिखी गई। और आप ध्यान दीजिए कि गुलामगिरी किसको समर्पित है। जिस साथी ने गुलामगिरी पढ़ी है बताइए, सोचिए कहाँ निग्रोज, अश्वेत, उनका ब्राह्मणवाद से क्या लेना देना। लेकिन ये ज्योतिबा की विश्व दृष्टि थी, दुनिया को देखने का नजरिया था कि दुनिया में जहाँ भी शोषण की लड़ाई है, शोषण के विरुद्ध लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी अपनी है और हम उसके सहयोगी होने चाहिए, उसके विरोधी नहीं होने चाहिए। वो किसान का कोड़ा लिख रहे हैं
अभी कुछ साथियों से मेरी बात हो रही थी, तो वो किस मान्यता को ध्वस्त कर रहे हैं? किसान तो कोई जाति नहीं होती। किसान कोई जाति है? किसान क्या है? वो तो एक वर्ग है, एक खास किस्म का पेशा करने वाला एक समूह है ना? लेकिन वो किसान के शोषण की बात उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? ज्योतिबा क्रांति सूर्य इसीलिए है कि वो बुद्ध के रास्ते पे, बुद्ध के तर्कपूर्ण, बुद्ध के 4 चीज़ें मैं समझता हूँ जो हम न्याय संगत, तर्क संगत, कल्याण संगत और प्रेम संगत, ये बुद्ध के 4 हथियार हैं कि समाज कैसा होना चाहिए। तर्क संगत होना चाहिए, वैज्ञानिक चेतना से लेस समाज। तर्क संगत होने से ही काफी नहीं है। समाज कैसा होना चाहिए? न्याय संगत भी होना चाहिए, न्यायपूर्ण समाज चाहिए। सिर्फ न्याय से काम नहीं चलता, न्याय के साथ कल्याण भी होना चाहिए। और सिर्फ कल्याण से काम नहीं चलता, प्रेम भी होना चाहिए। अगर घृणा रहेगी तो बाकी तीनों चीजों का अर्थ खत्म हो जाएगा। तो ज्योतिबा बुद्ध के इन 4 विचारों को अपने ढंग से खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभी उनके आचरण से देखिए। जरूरी नहीं उन्होंने लिखा हो। उनका आचरण क्या है? कि आचरण में है कि कोई भी समाज का व्यक्ति जो ज्ञान और तर्क की बात करता है वो उनका मित्र है। उससे संवाद करते हैं, बात करते हैं। और यही चीज़ आप देखें तो उनकी जो शिक्षा की सोच है, जिसे हम कहते हैं कि वो शिक्षा देने की बात की उन्होंने और सावित्रीबाई फूले को प्रेरित किया, तो इसीलिए तो किया कि शिक्षा क्या पैदा करेगी? तर्क पैदा करेगी ना, तर्कपूर्ण शिक्षा। जो शिक्षा समाज के काम आए, समाज के लिए हो, वैसी शिक्षा। वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं विधवा विवाह होना चाहिए। और इसका आचरण क्या करते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र को दत्तक गोद लेते हैं। सोचिए, एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र को अपना बच्चा पैदा नहीं किया, हम सब जानते हैं, उसको गोद लिया, उसको ऐसी शिक्षा दी कि वो और सावित्रीबाई जब तक जीवित रहे ज्योतिबा के रास्ते हुए चलते हुए प्लेग से मरे, जनता की सेवा करते हुए मरे। यही हुआ ना? ये आचरण में दिख रहा है। जो हम कह रहे हैं कि हम बोलते हैं वो उसको कर भी रहे। वो ब्राह्मणों को चुनौती दे रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन द्वेष की भावना से नहीं दे रहे, अन्याय का और शोषण का विरोध करने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। बाबा साहब उन्हें अपना गुरु क्यों मान रहे हैं? हु वाज शूद्राज में बहुत सारे साथियों ने पढ़ा होगा। शूद्र कौन थे? जो बाबा साहब का लेख है, वो फूले को समर्पित है। समर्पित है ना? क्यों समर्पित है? वही लेख क्यों समर्पित है? कभी उस लेख को पढ़िए बाबा साहब के, तो उस लेख में मूल प्रस्थापना क्या है बाबा साहब की? वो प्रस्थापना वो कहाँ से ले रहे हैं? वो फूले के विचार से ले रहे हैं कि शोषक के खिलाफ लड़ना दुनिया का पहला इंसानी कर्तव्य है। जो शोषण के खिलाफ नहीं लड़ सकता, जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, उस समाज में बदलाव नहीं ला सकता।
इसलिए फूले जो संगठन बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? पूरा नाम बताइए। सत्य शोधक समाज। ऐसा समाज जो सत्य का शोधन करे, शोध करे, रिसर्च करे, लॉजिकल हो। नाम से बहुत कुछ समझ में आता है ना, सत्य शोधक ही क्यों रखा? जी जी, पाखंड हो, अवैज्ञानिक कुछ भी हो, उसको उजागर करने के लिए। तो यानी कि जो उनका कहना है और जो उनका करना है उसमें बहुत फर्क नहीं है। इसीलिए चारों चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं बुद्ध की, इसलिए वो बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध पद के पथिक हैं। कि भाई तर्क करो, न्यायपूर्ण हो, कल्याणपूर्ण हो। हम कहते हैं ना, राज्य का काम क्या है? जनता का कल्याण करना। स्टेट का क्या रोल है? हम लोकतंत्र क्यों चाहते हैं? कि सबका कल्याण। इसीलिए तो राज्य बनाते हैं, इस सरकार इसीलिए तो चुनते हैं। तो हमें इन तत्वों को अगर हम जब देखेंगे, ये दिखने में बहुत सरल और छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जीवन की गहराइयों और जीवन के बदलाव को लाने में बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ज्योतिबा ने इन्हीं तत्वों को हमारे सामने व्यवहार में और विचार में रखा। मेरी आप सबसे आग्रह है, आप जो भी ज्योतिबा से प्यार करते हैं, निसंदेह करते हैं तभी बैठे हैं, थोड़ा वक्त निकालिए और उनकी सत्य शोधक समाज की जो परिकल्पना है और जो प्रस्तावना है उसको पढ़िए। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि समाज में समानता का लाने का तरीका क्या होगा। बहुत सरल मराठी में है, उसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अब तो अनुवाद हो गया, अंग्रेजी में भी है। भैया हम कहते हैं समाज में समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आवाज़ तो आई नहीं। होनी चाहिए। समानता चाहिए या नहीं चाहिए? तो समानता लाएंगे कैसे और समानता कहेंगे किसे? किसे कहेंगे समानता? बराबरी हो। अच्छा, तो आपको किसी को अरवी पसंद है, किसी को आलू, ये तो भेदभाव हो गया। तो ये बंद हो जाएगा क्या? जैसे कि सरकार ने अभी क्या कहा कि गौ मांस खाना संस्कृति के खिलाफ है, और वही सरकार, बीजेपी सरकार, तमिलनाडु में और नॉर्थ ईस्ट में जाके कहती है कि हम गौ मांस मुफ्त खिलाएंगे। खिलाएंगे। उत्तर भारत में इस पे दंगे और फसाद हो रहे हैं। तो सिर्फ भेदभाव खत्म होना, समानता स्थापित हो जाना है क्या? थोड़ा सोच के बताइए, सोचिए। देखिए, फूले ने यही कहा कि जो भी कहें करें उस पर थोड़ा सोचें कि भेदभाव, आपको कमीज पहननी पसंद है, किसी को कुर्ता पहनना पसंद है, क्या ये नियम? हाँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी, इशारा हो गया कि सब कुर्ते ही पहनेंगे, सब कमीज पहनेंगे, क्योंकि भेद पैदा होता है इससे। भेद, कौन सा भेद है जो हमें हमारे मनुष्यता से गिराता है? उसकी समाप्ति करना। लेकिन हमारे जीवन की जो विविधता है उसको खत्म किए बगैर हम समानता का मतलब सोचते हैं एक जैसी चीजें। समानता का मतलब एक जैसा नहीं है। अपनी विविधताओं के बावजूद, अपने तमाम जीवन के अच्छे बुरे गुणों के बावजूद हम मनुष्यता के पैमाने पे खरे उतरें,
और जब हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं उसे समानता कहते हैं। समानता ये नहीं है कि पांचों को उंगलियों को एक साइज का कर दिया जाए। फिर हम में और ब्राह्मणवादियों में फर्क क्या रह गया? वो भी तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसे दिखेंगे, क्षत्रिय ऐसे दिखेंगे, शूद्र ऐसे दिखेंगे और वैश्य ऐसे दिखेंगे। बुद्ध कह रहे हैं, ज्योतिबा कह रहे हैं और बाबा साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र की पहली पहचान उसकी विविधता, डाइवर्सिटी है। हम विविध विचारों को, विविध तरीकों को समझते हुए तार्किक और वैज्ञानिक जीवन शैली जब जीते हैं तब समानता आती है।